नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ अमन जी हैं और मुख्य रूप से टीवी कार्यक्रम को जिले में संचालित कर रहे हैं। और ये एक सौभाग्य की बात है कि पूर्व के वीडियो में भी हम अमन जी के साथ आए थे और टीवी के किस प्रकार से टेस्ट होते हैं, कैसे इनरोल करते हैं, वो तमाम बातें को हमने बताई थी। आज मुख्य रूप से आपके सामने आने का एक ही मतलब है कि अभी जो एक्टिव केस फाइंडिंग का जो सर्वे चल रहा है, 100 दिन का जो कैंपेन चल रहा है, निश्चय निरामय जो मनाया जा रहा है, निश्चय निरामय की एंट्री, जो सर्वे प्रपत्र की एंट्री निश्चय पोर्टल पर हम कैसे करेंगे, इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लाइन लिस्टिंग को ट्रैकिंग नहीं करेंगे, लाइन लिस्टिंग को प्रिपेयर नहीं करेंगे, निश्चय पोर्टल पर एक एक हितग्राही को नहीं ले आएंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि उन तक पहुंच पाना। तो इसलिए 100 दिन का जो कैंपेन सभी सार्थक होगा जब आपके एक एक हितग्राही की जानकारी टेक हो सके, इनरोल हो सके और वहां तक हमारी पहुंच बन सके। मितानिनों ने अपना काम किया, सर्वे किया। अब जेसी और सीएचओ या तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी 100% इनरोलमेंट एंट्री हो जाए। ये पहला प्राथमिकता होगा। तो निश्चय पोर्टल पर किस प्रकार से हम एंट्री करेंगे, इन तमाम चीजों को आज जानने की कोशिश करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे बहुत ही संक्षिप्त में हम इस जानकारी को साधारण तरीके से कैसे एंट्री कर सकते हैं, ताकि हमारा जिले का जो उपलब्धि हो, हमारे देश का जो उपलब्धि हो, हर इंडिकेटर में बेहतर हो सके। तो मेरे साथ अमन जी हैं, ये अभी निश्चय पोर्टल के बारे में जानकारी देंगे। तो मैं अमन जी से कहूंगा कि एक बार निश्चय पोर्टल के संबंध में विशेष जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए कि हम निक्षय के बारे में थोड़ा डिटेल्स में, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा चर्चा कर पाएँ और इस वीडियो के माध्यम से कई लोगों को ये जानकारी दे पाएँ कि निक्षय में एंट्री कैसे की जाती है। रहा सवाल अभी जैसे 100 डेज का निक्षय निरामय का कैंपेन चल रहा है, जिसमें एक्टिव सर्वेलेंस चल रहा है और उसमें हमने प्रपत्र भरे हुए हैं और इस प्रपत्र की पीएससी लेवल पे एंट्री की जानी है जेएसए के माध्यम से, और जो हमारे सीएचओ के माध्यम से भी जो एंट्रीज की जानी है। तो इसके लिए मुख्य रूप से सभी जो निचले तबके के जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर हमने आईडी और पासवर्ड निक्षय का अवेलेबल करा दिया है और वहाँ जो आईडी अवेलेबल है उसमें आप निक्षय का जो वेबसाइट है उसमें से जाकर के आप एंट्री ले सकते हैं। निक्षय का जो वेबसाइट है www.nikshay.in, ये जो सॉफ्टवेयर का वेब पोर्टल का जो लिंक है, इसमें से आप जा करके जरूर से आप लॉगिन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे की प्रक्रिया के लिए हम निक्षय में हम लॉगिन करने जा रहे हैं और आपको विस्तृत रूप से ये बताएंगे कि किस प्रकार से वो 100 डेज कैंपेन में, खास करके एसीएफ के दौरान जो एनरोलमेंट, जो पिछला वीडियो था उसमें से थोड़ा सा हमने, चूंकि ये एसीएफ है, रूटीन का काम नहीं है, हम घर घर जाकर के सर्वे किए हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा एक अंतर है, बाकी बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बाकी जो प्रणाली है वो सेम प्रणाली है, थोड़ा सा बस जो बारीकी, जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए हम निक्षय निरामय जो अभी अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत जो निक्षय पोर्टल में एंट्री की जानी है, किस प्रकार से की जानी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए हम निश्चय पोर्टल की ओर हम मूव करते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार से जो है उसकी इनरोलमेंट जो है एंट्री हम वहां पे कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने nikshay.in जो वेब था उसको हमने इस्तेमाल किया है और उसके बाद से हम अपना लॉगिन पासवर्ड हमने डाल लिया है। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद हम, जैसे रेड लाइन ब्लिंक कर रहा है, इसके ऊपर में भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके हम एंटर कर सकते हैं निक्षय में। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ओवरव्यू न्यू इनरोलमेंट आ रहा है, तो अभी हमको इनरोलमेंट करना है। तो इनरोलमेंट के लिए आपको न्यू इनरोलमेंट में जाना होगा और यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये न्यू इनरोलमेंट का जो सेक्शन है वो ओपन होगा और यहाँ पे एक पहला जो सेक्शन है वो है पर्सन सेक्टर। और यहाँ पर आपको देख, यहाँ पूछ रहा है आई वांट टू ऐड अ पर्सन फ्रॉम, मतलब किस संस्था से। तो हमारी जो संस्थाएं हैं मुख्य रूप से वो पब्लिक सेक्टर की हैं, तो यहाँ हम ऑप्शन में पब्लिक सेक्टर करेंगे। यहाँ पर जो ये पोर्शन है टाइप ऑफ केस फाइंडिंग, यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है एनरोलमेंट करने के समय में। जब कभी भी रूटीन प्रोग्राम चलता है, रूटीन प्रोग्राम का आशय ये है कि जब कभी भी ओपीडी से कोई पेशेंट आपके पास में आ रहा है या कोई ऐसे ही रूटीन में ऐसे कोई पेशेंट आ गया है आपके पास में जिसका बलगम का जांच करना है, तो ये पेसिव में और रूटीन प्रोग्राम के अंतर्गत ये क्लिक किया जाना है। लेकिन अगर आप बाहर जाकर के फील्ड लेवल पे काम कर रहे हैं और एक्टिव केस फाइंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करने की आवश्यकता है। अभी जितने भी एंट्री आप करेंगे
इसमें एक्टिव केस फाइंडिंग के एक्टिव वाले पोर्शन में ही क्लिक करके आपको करना है, ये विशेष ध्यान आप रखिएगा। आभा डिटेल्स में अभी हम आभा डिटेल्स का जनरेशन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में करना जरूरी है, तो यहाँ अभी हम नो कर रहे हैं। यहाँ बेसिक डिटेल्स में ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन लिया हूँ तो मुझे यहाँ पूछेगा, और आप टीयू लेवल पे भी रहेंगे या पीएससी लेवल पे भी रहेंगे तो एसएसके की जो एनरोलमेंट आप कर सकते हो। अगर मुझे करना है रायपुर के अभन धरसीवा में, मैं अगर करना चाह रहा हूँ तो धरसीवा टीयू है, जो कि सीएससी है तो टीयू है, और वहाँ के अगर मैं पीएससी मांडर, पीएससी उर्ला कहीं भी करना चाहूँ तो मान लो सीएससी धरसीवा में मैं करना चाहता हूँ, तो इसको मैं डन किया। अब यहाँ पर उस व्यक्ति का जिसका कि प्रपत्र भरा गया है लाइन लिस्ट में, और उसका नाम मुझे डालने की आवश्यकता होती है। फर्ज करिए उसका जो नाम है वो है वसीम, और उसका सरनेम है खान, उसके पिताजी का नाम है अकबर खान। एज, यहाँ जो मरीज है उसका एज है 23 वर्ष। उसका डेट ऑफ बर्थ आपको बताने की आवश्यकता होगी। तो जैसे 23 वर्ष है तो आप रेंडमली, क्योंकि हमारे प्रपत्र में डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप जो जैसे 23 वर्ष है तो आपको, जैसे अभी चल रहा है 2025, तो अंदाजे से आपको ये जान लेना है कि उसका जो एज है वो लगभग 23 वर्ष का है, तो लगभग 2002 कर दीजिए जनवरी में, और 8 कुछ भी डेटा को आप डाल सकते हैं। और हाँ, जेंडर में मेल फीमेल जरूर से रहता है, और उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर बड़ा ही आवश्यक है। ये मोबाइल नंबर जो मरीज है उनका, जो संदेहास्पद जो मरीज है जिसका प्रपत्र भरा गया है, उसका जो नंबर है, घर के सदस्य का ही नंबर आपको डालने की आवश्यकता है। इसमें आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। फर्ज करिए उसका जो नंबर है 10 अंकों का जो डिजिट होता है उसको आपको डालने की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने एक नंबर डाल दिया है रेंडमली, और अगर उसके बाद घर में और भी कुछ नंबर होंगे तो उसको भी डाल सकते हो। और एड्रेस जब डालते हैं, तो जब एड्रेस डालते हैं तो आपको पूरा एड्रेस आपको डालना होगा। जैसे अगर वो उसका क्वार्टर नंबर है तो आप क्वार्टर नंबर करके डाल के रखिए, क्वार्टर नंबर 23। स्ट्रीट नंबर है तो स्ट्रीट नंबर, या फिर अगर उसका गांव है तो विलेज, उसके बाद उसका पोस्ट, उसका अगर कोई लैंडमार्क है, लैंडमार्क घर के आसपास का, उसके बाद उसका तहसील या ब्लॉक, तहसील ब्लॉक, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे उसका पिन कोड, और इसके बाद सेम जानकारी जो यहाँ डालने के बाद यहाँ पर भी आपको डिटेल्स में जानी होगी, कौन से तालुका का है, लैंडमार्क क्या है। यहाँ एडिशनल डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो मैंडेटरी कॉलम नहीं है, डायरेक्टली आपको टीयू में आना है। कि अगर वो रायपुर में है तो मैंने सीएससी धरसीवां किया था। हेल्थ फैसिलिटी, तो हेल्थ फैसिलिटी में आपको जो सीएससी धरसीवां है उसी का हेल्थ फैसिलिटी का ऑप्शन देगा कि कौन से फैसिलिटी में वो आ रहा है। और उसके बाद उसका विलेज कभी कभी गलत बता रहा है, विलेज कुछ भी अगर आप डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगी। हेल्थ फैसिलिटी जैसे सीएससी धरसीवां हमने किया हुआ था, और विलेज में देखेंगे आप बहुत सारे नाम आ रहे हैं, कई बार नाम उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, तो हमने कोई भी नाम को सेलेक्ट कर लिया। अगर गांव का नाम वहां दिख रहा है आप एक बार प्रयास करिए, अगर मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। लेकिन पिन कोड जो आपने डाला है, पिन कोड को यहाँ आपको सही डालने की आवश्यकता है। मैंने रायपुर का ही पिन कोड जो है डाल दिया है, यहाँ पर आपको इसको डालने की आवश्यकता है, मैंडेटरी ब्लॉक है। अमन जी, इसमें एक चीज ये है कि जैसे अर्बन एरिया है, अब खास करके रायपुर में जो अर्बन एरिया है वहां पे चूंकि जो टीयू वाइज अगर आए तो रायपुर में अर्बन में कोई गांव नहीं है, वहां पे वार्ड आते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे वार्ड की मैपिंग नहीं है, तो इसमें कोई भी विलेज लेकर के अभी वो एंट्री कर देंगे, क्योंकि विलेज तो मैंडेटरी है। हाँ, कोई बात नहीं सर, विलेज लेकर के अगर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो एड्रेस है, एड्रेस में पूरा डालना है, ताकि अगर यहाँ कुछ गलत भी अपन डाल रहे हैं, क्योंकि विलेज अभी तक मैपिंग अच्छे से नहीं हो पाई है, तो इससे हमको फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए जो एड्रेस है, एड्रेस में जो वार्ड है, जितना भी पूरा डिटेल्स, जितना एड्रेस आप डाल सकते हो, ये एड्रेस वाले कॉलम में अपने को डालने की आवश्यकता है। इसके बाद ये मैंडेटरी नहीं रहता, लेकिन नीचे हमने पिन कोड को मैंडेटरी कर दिया है, इस कारण से हमने यहाँ पे भी इसको पिन कोड को डाल रखा है।
नहीं, यहाँ विलेज को भी मैंडेटरी कर रखा है, इसीलिए सारे जैसे जो अर्बन हाँ एरिया के हैं वो ध्यान देंगे कि एड्रेस आप कंटिन्यू अच्छे से लिखेंगे, और साथ ही साथ जो विलेज है, कोई भी विलेज अभी चुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी ऑप्शन है, मैपिंग का इशू है, जी, तो पर आने वाले समय में वो भी ठीक हो जाएगा। पर आपको अभी इसमें कोई भी विलेज एक चुन करके उसमें रख एंट्री लेना है। करना है। जी। अब यहाँ पर डेमोग्राफिक एरिया को वो बता रहा है कि अगर ट्राइबल है, अब हमारा एरिया तो ट्राइबल है नहीं, लेकिन हमारा जो एरिया है वो अर्बन है, लेकिन अगर कोई अर्बन स्लम से आया है तो उसको भी आपको मार्क कर लेना है कि वो अर्बन अर्बन स्लम का व्यक्ति है। उसका मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, इसको क्लिक कर लेना है, सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। ऑक्यूपेशन जरूरी नहीं है, ये अननोन भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर जानकारी है, अगर एग्रीकल्चर से है, लेबर माइनिंग वगैरह है, तो वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस मतलब अबो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसके बारे में अगर जानकारी है तो करिए, अदरवाइज ये मैंडेटरी ब्लॉक में अगर अननोन भी रखेंगे तो चलेगा। मेन जो आता है वो सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर्स हैं। तो सिम्टम्स अगर आपने कॉलम में देखा होगा, प्रपत्र में सिम्टम्स हैं, अगर सिम्टम्स कोई भी दिख रहे हैं तो आपको क्लिक करना है। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है टीबी से संबंधित तो यहाँ पर आपको एसिम्टोमेटिक कर लेना है। और अगर आपको सिम्टम्स लग रहा है, 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है, अगर ब्लड आ रहा है, फीवर भी आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो आप ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो ये चेक्स होते जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि केवल 2 ही लक्षण है, फीवर आ रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है या फैटिग हो रहा है, तो इस प्रकार का भी आप चेक्स कर सकते हैं। तो आप जो प्रपत्र में रहेगा उसके हिसाब से टीबी से संबंधित अगर कोई भी लक्षण अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ आप उसको टिक कर देंगे, जिस प्रकार से प्रपत्र में टिक किया हुआ होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप देखेंगे की पॉपुलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीधे से नीचे जाना है और यहाँ अगर देखेंगे, अगर हमारे यहाँ जो प्रपत्र आए हुए हैं उसमें डायबिटीज का ऑप्शन है, हाइपरटेंशन का ऑप्शन है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने देखा होगा प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसका भी ऑप्शन हमने देखा है। अर्बन स्लम का हमने देखा हुआ है, एल्डरली का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये ऑप्शन को अगर वहां आपको क्लिक किया हुआ है, अगर टोबैको यूजर होगा उसका भी यहाँ पे ऑप्शंस है अवेलेबल। तो अगर ये इन प्रकार का कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा है तो उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आपको मान के चलिए यहाँ पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मान के चलिए, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है, ऊपर अगर आप देखेंगे मेल है तो प्रेग्नेंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर फीमेल होता तो जरूर से जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर का ऑप्शन है पॉपअप करके आ जाता। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर एल्डरली 60 साल से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये 23 साल का है, हमने 23 डाला हुआ है वहां पर। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। अगर 23 साल का है और अगर कोई टीबी का लक्षण है तो ऊपर, अगर टीबी का लक्षण नहीं है लेकिन अगर कोई दूसरे प्रॉब्लम में अगर वो है, अर्बन स्लम का है, तो अर्बन स्लम यहाँ क्लिक करेंगे आप। यदि फिर टोबैको या स्मोकर है तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो टोबैको और स्मोकर में आप क्लिक करना है। HIV स्टेटस वहां नहीं रहता है तो आपको अननोन में ही रखना है। अगर आपको मालूम है HIV स्टेटस, अगर आप प्रपत्र में ऐसा सच दिया नहीं है, लेकिन अगर उसको अननोन रखिए। इतना करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर केस को इनरोल कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे एसिम्टोमेटिक में कर देता हूँ, क्योंकि अगर कोई सिम्टम्स है टीबी से संबंधित तो आप कर सकते हैं। आप मान के चलिए अगर कोई दिखता है कि कफ है तो कफ मैंने कर दिया। अब इसके बाद सीधे यहाँ पर मैं ऐड केस करूंगा। जैसे ही मैं ऐड केस करूंगा यहाँ पर एक आईडी जनरेट हो जाएगी। इतना ही इनरोलमेंट है, इससे ज्यादा एनरोलमेंट की प्रक्रिया नहीं है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा एनरोलमेंट की प्रक्रिया नहीं है। जैसे ही आपने लॉगिन किया, आपको सिर्फ पब्लिक फैसिलिटेटर को यहाँ टिक में करना है। टाइप ऑफ केस में एक्टिव केस फाइंडिंग करना है, क्योंकि 100 डेज का कैंपेन है। लेकिन अगर आप ओपीडी से कोई पेशेंट आ रहा है तो उस समय आपको पेसिव करना है, रूटीन प्रोग्राम में करना है, आभा का जनरेशन करना रहता है। अगर आप अभी एक्टिव केस फाइंडिंग में, क्योंकि हमने आधार अगर नहीं मांगा है इसलिए हम यहाँ नो कर रहे हैं, अदरवाइज रूटीन में रहता है। अगर आधार है, मोबाइल नंबर है तो उसका जरूर से आप यस करिए। उसके बाद आपको फैसिलिटी ऑलरेडी, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आपके पास में रहेगा तो फैसिलिटी ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल रहेगा। नाम आपको फिर यहाँ पर मरीज का जो फॉर्म में प्रपत्र में जिसका लाइन लिस्ट में दिया है उसका नाम, उसका सरनेम, उसके पिताजी का नाम, उम्र, डेट ऑफ बर्थ। मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ हमारे प्रपत्र में नहीं है तो अंदाजन आप उसको उस सन के आसपास में कर दीजिएगा। जेंडर आपको करना है। मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट का ही करना है, ध्यान रखिए। ये मोबाइल नंबर आप बदलिएगा नहीं। अलग अलग व्यक्ति का अगर अलग अलग है तो हो सकता है कई बार एक ही परिवार के 5 सदस्य का भी मोबाइल नंबर एक रहता है। तो उसमें क्या आएगा, अगर ये मोबाइल नंबर दूसरे बार में भी अगर मैं जनरेट करता हूं तो पॉपअप करके आएगा कि ये पेशेंट जो है ऑलरेडी इनरोल्ड है। तो अगर मरीज का नाम अलग है, मोबाइल नंबर एक है तो चलेगा, लेकिन नाम
एक है, मोबाइल नंबर भी एक है। फिर से अगर आप गलती से उसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर के साथ इनरोल करेंगे तो वो जनरेट करके दिखा देगा कि इस व्यक्ति का ऑलरेडी इनरोल हो चुका है। अगर उसका इनरोल हो चुका है उस व्यक्ति का उस मोबाइल नंबर के साथ में, तो आपको फिर से इनरोल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एक ही परिवार में सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर है, व्यक्ति अलग अलग हैं, तो एक ही मोबाइल नंबर से आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन निश्चय आपको बताएगा कि इस मोबाइल नंबर से किसी व्यक्ति का एनरोलमेंट पहले हो चुका है। तो आपको एक चेकलिस्ट आएगा, वहां आपको यस फॉरवर्ड आगे प्रोसेस करने की आवश्यकता है करके आप प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए बोलेगा, तो आप बढ़ जाएंगे तो वो एनरोलमेंट ले लेगा। फिर अगेन एड्रेस में मैंने आपको बताया कि इसका पूरा एड्रेस आपको लिखना है, क्वार्टर नंबर है, विलेज है, वार्ड है, तो पूरा लैंडमार्क के साथ है, तहसील, ब्लॉक, उसका पूरा पिन कोड को आपको डालने की आवश्यकता है। यहाँ पे भी तालुका और लैंडमार्क जैसे आपको बताया गया है। स्टेट छत्तीसगढ़, रायपुर, डिस्ट्रिक्ट टीयू धरसीवा, हमने जो कि धरसीवा का और सीएससी धरसीवा के लिए ही अपने किया था। विलेज में ऐसा है कि विलेज में आप किसी का भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, लेकिन क्योंकि मैंडेटरी ब्लॉक है तो आपको डालना ही पड़ेगा। पिन कोड जो है आप जरूर से उस जहां जिस गांव का है उसको पिन कोड को आपको डालने की आवश्यकता पड़ सकती है। और एरिया में जो है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर अर्बन स्लम है तो अर्बन स्लम, रूरल है तो रूरल, तो ये जरूर से आपको करना है। मैरिटल स्टेटस में अगर विवाह हुआ है तो मैरिड, अगर नहीं हुआ है अविवाहित है सिंगल। ऑक्यूपेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्यूपेशन में क्या काम करता है, तो वहां पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। हाउस वाइफ है, अगर आपको नहीं मालूम है तो अननोन। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस में एपीएल है, बीपीएल है, यदि आपको मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम है तो अननोन। और अगर सिम्टम्स में अगर देखें तो टीबी से संबंधित जो ब्लॉक है प्रपत्र में, अगर उसमें टीबी से संबंधित कोई भी उसको लक्षण है मरीज के, तो उसमें क्लिक करना है। आप मल्टीपल चेक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है की पॉपुलेशन, अगर आपको डायबिटीज का दिख रहा है तो डायबिटीज कर सकते हैं। अगर वो जो है हाइपरटेंसिव है या ब्लड प्रेशर से संबंधित है तो ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। यदि अर्बन स्लम का है तो अर्बन स्लम, या एल्डरली है तो एल्डरली, तो इस प्रकार का चेक कर सकते हैं। अब हमने इसकी आपको बहुत सारे जो कॉलम्स दिए हुए हैं इसलिए दिए हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट का है, अगर कोई भी व्यक्ति है टोबैको यूजर है तो उसको आपको चेक्स करना है। और एचआईवी स्टेटस में हमारे कॉलम में नहीं रहता तो आप उसको अननोन कर लीजिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड टेस्ट कर देना है। ऐड टेस्ट करते ही आपको एक आईडी जनरेट हो जाएगी, वही इनरोलमेंट है। और इस प्रकार से सिर्फ और इतना ही करने के द्वारा हमारा एक इनरोलमेंट समाप्त हो जाता है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से भी 1.5 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा का समय नहीं लगता। मैं कहूंगा 1 मिनट, अगर आप करते रहेंगे, फास्ट करेंगे, 1 मिनट से ज्यादा का समय एक इनरोलमेंट में नहीं लगता है। तो ये इनरोलमेंट है सर। इसके बारे में अगर आपको कुछ और भी कहना है तो आप बोल सकते हैं। इनरोलमेंट की प्रक्रिया में बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें दो चीजें हैं मुख्य रूप से, जो आप अगर देखेंगे तो जो मैंडेटरी फील्ड है ये है, उन मैंडेटरी फील्ड में आप लोगों को अपना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी अमन जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि भाई अगर एसिम्प्टोमेटिक है, अगर टीवी से रिलेटेड कोई वो उसमें सस्पेक्टेड है, वो मान लो उसमें साइन एंड सिम्टम है, तो आप उसको जो है ना ये एसिम्प्टोमेटिक में टिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टिक करने से पूरे गायब हो जाएंगे। आपको पूरे इनमें से किसी एक को टिक करना पड़ेगा, चाहे वो अदर क्यों ना हो। अदर जैसे टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखने के लिए बोलेगा। तो इस तरह से आप अपना इनरोलमेंट 100% कर लीजिए। ये इसके माध्यम से हमारा निश्चय पोर्टल में एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन होगा। सारे जितने भी हितग्राही हैं, मरीज हैं, उनका पूरा जानकारी जो है इनरोल हो पाएगा। मुझे आशा है आप लोग इनरोलमेंट की इस प्रोसेस को आसानी से समझ गए होंगे, और मुझे विश्वास है कि आप सभी मिल करके अपने अपने एम्प्टी वाइज जो फॉर्म आपको प्राप्त हुआ है, उस फॉर्म में चाहे वो कोमोर्बिडिटी के हो, चाहे डायबिटिक के हो, चाहे 60+ हो, चाहे वो टीबी सस्पेक्टेड केस के हो, ऐसे तमाम जितनी भी लाइन लिस्टिंग आपके पास प्राप्त हुई है उसको सकुशल आप 100% एंट्री करिए। ये हम आपसे आशा और विश्वास रखते हैं। अमन जी, 2-3 बातें हैं। पहला तो ये कि जो ऑनलाइन इनरोलमेंट की बात आपने बेहतर तरीके से बताया। सभी जो जैसे का हमने पूरा मीटिंग लिया था तो कई ने बताया कि उनके पास आईडी पासवर्ड का अभाव है, उनको आईडी पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है। तो क्या वो आईडी पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो रीसेट कर सकते हैं, या क्या उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे?
आईडी पासवर्ड सर बहुत ही आसान है। अगर आपने पीएससी का लॉगिन आईडी है, अगर कोई एसएसके लेवल का है तो पीएससी से वो उसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप पीएससी लेवल का अगर आईडी पासवर्ड अगर आपके पास में नहीं है तो पीएससी का लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है ऑलरेडी आप सीएससी से भी अवेलेबल करा सकते हैं, जिले से भी अवेलेबल करा सकते हैं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं। और जो मोबाइल नंबर का रिसेट हो सकता है, पासवर्ड अगर आपको मालूम नहीं है तो पासवर्ड को आप रिसेट कर सकते हैं। जैसे एसएसके लेवल का है, अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है, रिसेट करने की आवश्यकता है, तो पीएससी लेवल से ही उसका जो है लॉगिन कर करके पीएससी के अंतर्गत जितने भी एसएसके होते हैं उनका ऑलरेडी निक्षय में एसएसके वाइज आईडी जनरेटेड है, तो उनका आप रिसेट करके मुश्किल से भी ज्यादा समय नहीं लगता है, तो कुछ ही समय में वो तुरंत के तुरंत ही उसका पासवर्ड जो है, जो आप मनचाहा पासवर्ड जो है आप उसको रिसेट कर सकते हैं निक्षय के माध्यम से ही। लेकिन निक्षय आपको लॉगिन करने की आवश्यकता है। अगर एसएसके लेवल में है तो आपको पीएससी लेवल से उसको आप पीएससी लेवल से भी कर सकते हैं, सीएससी लेवल से भी कर सकते हैं, जिले लेवल से भी। अगर आपको एक बार आने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि हमारे पास में हमको लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारे पास में था, हम भूल गए या नहीं है हमारे पास में, तो हम आपको तुरंत के तुरंत अवेलेबल करा देंगे। अभी हमने ये किया है कि एक लाइन लिस्ट हमने एक एक्सेल शीट बना रखा है जिसमें मुख्य रूप से जितने भी आईडी हैं और पासवर्ड हैं उसको हम आपको जरूर से जो जेसे और सीएचओ की ग्रुप है उसमें शेयर कर देंगे, तो जिसमें आप अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको रिसेट करने की आवश्यकता होती है तो आप उसको सिंपली आप हमको रिक्वेस्ट डाल दीजिए, कह दीजिए फोन में या व्हाट्सएप में, तो हम उसको रिसेट भी करा देंगे, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं है, तुरंत मिल तो जाएगा इसका आपको। मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के यूजर डीटीओ के लॉगिन से आप सारी जगह का मिल जाएगा। अगर सीएससी का आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप पीएससी वगैरह का आप दे सकते हैं, पीएससी का है तो आप डाउन द लाइन सब सेंटर लेवल तक का भी आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बातें ये आ रही है कि जो एंट्री है इसमें आधार कार्ड या आयुष्मान कार्ड अगर उसके पास नहीं है तो अभी जैसे कि आपने बताया तो निक्षय पोर्टल में तो आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। मैंडेटरी नहीं है सर, आधार कार्ड कभी भी मैंडेटरी नहीं किया है निक्षय में। अगर आभा आईडी जनरेट करने की आवश्यकता पड़ रही है, अगर आपको आभा आईडी जनरेट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक निक्षय में मैंडेटरी नहीं है कि आधार होगा तभी इनरोलमेंट होगा, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, मोबाइल नंबर बहुत ही जरूरी है। मोबाइल नंबर ऐसा भी नहीं कि मोबाइल नंबर जैसा किसी व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर ही नहीं है। कई ऐसे हमको देखने को मिले हैं कि किसी व्यक्ति के पास वो मोबाइल चलाता ही नहीं है और वो प्रिजम्पटिव है, मतलब उसको जांच करवाना है तो निक्षय आईडी बनाने की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या किया हुआ, उसको परिवार का सदस्य, अगर परिवार के सदस्य में भी कोई मोबाइल नंबर उनका नहीं है तो फिर जो मितानिन होती है आसपास की, उसका नंबर हम जनरेट उसको एंटर कर देते हैं, ताकि निकटतम जो भी हमारे जो उसके साथ में रहते हैं, मरीज के जो साथ में रहते हैं, उससे संपर्क करके अगर पॉजिटिव केस आता है तो उसको हम ट्रैक कर लें। हाँ, ये इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा क्योंकि निक्षय निरामया जो अभी पोर्टल बना है छत्तीसगढ़ में, निक्षय निरामया पोर्टल में या तो आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए या दूसरा जो है आयुष आधार नंबर होना चाहिए, उसके बगैर एंट्री नहीं होता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कई हमारे जैसे जो है वो निक्षय पोर्टल में भी एंट्री नहीं कर रहे हैं। भाई जब आपके पास सूची आ गई, प्रपत्र आ गया, कोई मान लीजिए आधार नंबर नहीं भी है और आपको अगर दे दिया गया है तो आप उसकी इनरोलमेंट जो है ना निश्चय में कर सकते हैं, आसानी से उसमें कर सकते हैं। जैसे सर हमने अभी लाइव वीडियो भी बनाया हुआ है और निक्षय को ओपन करके हमने दिखाया है। आपने देखा होगा कि हमने कभी भी कहीं पे भी आधार एंट्री की ही नहीं है, बिना आधार की एंट्री, आधार नंबर के भी हमने निक्षय में एंट्री कर रखा है। तो मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि आधार नंबर जब कभी भी आभा आईडी जनरेट निक्षय में मैंडेटरी नहीं है, बिना आपके आधार के भी आप निक्षय आईडी में एनरोल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरा जो सवाल था जैसे कि हमके जितने भी एमटीज और जो लोग उन्होंने किया है कि भाई जो टीबी के सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक का हमने तो बात किया ही है पोर्टल में, पर जैसे कोई एक से अधिक जो है मान लीजिए वो हैं तो उसमें मल्टी टास्क जो सिलेक्शन का तो आपने बताया अच्छे से। तो इस तरह से सभी जो प्रपत्र में दिए हैं 10 प्रकार की जो अभी प्रपत्र में सर्वे में आया है कि सस्पेक्टेड केस जो संदेहात्मक हैं, लक्षण अगर दिखते हैं तो उसमें से मल्टी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो निक्षय में भी यही है और निक्षय निरामया पोर्टल में भी यही है, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं अमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में किस प्रकार से इनरोल करते हैं और जो आने वाले टेक्निकल जो समस्याएं हैं जो हमारे जैसे नहीं समझ पाते उनको समझा करने का प्रयास किया है। और मुझे मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से
ये पहुंच, एक निश्चय पोर्टल की पहुंच आप नीचे सीएचओ, एएनएम, एमपीडब्ल्यू तक भी पहुंच बन पाएगी और आसानी से वो लोग इनरोल कर पाएंगे। अमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।